दोस्तों, आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, लेकिन ये शब्द आपके बिल्कुल रॉन्ग कहा गया है। कोशिश करने वालों की हमेशा हार होती है। आपने कुछ कामों के लिए ही कोशिश करनी चाहिए, बाकी के कुछ ऐसे काम होते हैं जो फुल कॉन्फिडेंस के साथ करनी चाहिए। जैसे कि कभी हमने आपके कभी कहा कि चलो खाना खाने की कोशिश करते हैं, नहीं, खाना खाते हैं, खाना खाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, आपके हिमालय के बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा करने वाले हैं आज की क्लास में। क्योंकि आपको पता होगा, जो आपके हिमालय पर्वतीय प्रदेश है हमारा, उस हिमालय पर्वतीय प्रदेश को औसत ऊंचाई के आधार पर कुल 4 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे 4 भागों के आपने नाम सुने होंगे। पहला एक भाग होता है, इसके एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, TVLS। अगर आपसे कहता है कि औसत ऊंचाई के आधार पर हिमालय को कुछ कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो हिमालय को कुल भागों में किया है 4 में। और इसकी ट्रिक है याद रखने की, TVLS। टी से यहां पे एक हिमालय बनता है जिसे अपन कहते हैं ट्रांस हिमालय। तथा प्रिय छात्रों, आपके जो ट्रांस हिमालय है ये 3 समानांतर पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है। 3 समानांतर पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे ऊपर वाली जो पर्वत श्रेणी है इसे कहते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी। सेकंड नंबर पे आपको जो दिख रही है इसे कहते हैं लद्दाख श्रेणी। और तीसरे नंबर पे जो दिख रही है उसे कहते हैं जास्कर श्रेणी। अगर कहता है कि जो ट्रांस हिमालय है ये कितनी समानांतर पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है, तो उत्तर देना है आपको 3 समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं। सबसे ऊपर वाली जो पर्वत श्रेणी है उसे काराकोरम पर्वत श्रेणी कहते हैं। सेकंड नंबर वाली जो है उसे लद्दाख श्रेणी कहते हैं। और तीसरे नंबर की जो श्रेणी है उसे कहते हैं जास्कर श्रेणी। यदि बात करता है कि जो ट्रांस हिमालय है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो आपको याद रखना है कि इसकी जो औसत ऊंचाई है, और इसकी औसत ऊंचाई है 4500 मीटर से लेकर के और 5500 मीटर के बीच में। अगर आपसे सीधा क्वेश्चन कहता है कि जो ट्रांस हिमालय है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो इसकी औसत ऊंचाई है 4500 मीटर से लेकर के 5500 मीटर के बीच में। तथा इस ट्रांस हिमालय को पार हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो एक इसका उपनाम हुआ, यानी कह सकता है कि ट्रांस हिमालय का उपनाम क्या है, तो इसका उपनाम है पार हिमालय। औसत ऊंचाई इसकी कितनी है? 4500 मीटर से 5500 मीटर। ट्रांस हिमालय कितनी समानांतर पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है? 3 समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं। सबसे ऊपर है काराकोरम पर्वत श्रेणी, उसके नीचे है लद्दाख श्रेणी, और इसके नीचे है कौन सी? जास्कर श्रेणी। सबसे पहले यदि मैं बात करूं यहां पे, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपकी काराकोरम पर्वत श्रेणी के ऊपर। काराकोरम पर्वत श्रेणी। पहला सवाल यहां पर यह बनता है प्रिय छात्रों कि जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है इसे कहते हैं उच्च एशिया का रीढ़। या अगर कहता है कि उच्च एशिया का रीढ़ या उच्च एशिया का मेरुदंड किसे कहते हैं, तो उच्च एशिया का रीढ़ या उच्च एशिया का जो मेरुदंड कहते हैं वो कहलाती है कौन सी? काराकोरम पर्वत श्रेणी। सवाल नंबर आपके 2 बनता है कि जो महाभारत काल था, अगर आपसे सीधा क्वेश्चन कहता है कि महाभारत काल में काराकोरम पर्वत श्रेणी को किस नाम से पुकारा जाता था, तो महाभारत काल में जो काराकोरम पर्वत श्रेणी थी इसका नाम था कृष्णागिरी। क्या नाम था? कृष्णागिरी। उस समय लोग इसका एक नाम देते थे और उस समय इसका नाम था कृष्णागिरी के नाम से संबोधित करते थे। किसको? काराकोरम पर्वत श्रेणी को। नेक्स्ट सवाल ये बनता है कि काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कहलाती है जिसका नाम होता है K2। इसे कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन। क्या नाम है प्रिय छात्रों? इसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन के नाम से इसको जानते हैं, काराकोरम पर्वत श्रेणी को। लेकिन ये K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है ये काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है, लेकिन ये स्थित कहां पर है, तो ये स्थित है कहां पर? पीओके में। पीओके मतलब होता है पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है कौन? K2 गॉडविन ऑस्टिन। अगर कहता है कि K2 जो गॉडविन ऑस्टिन है इसकी ऊंचाई कितनी है सी लेवल से, तो इसकी ऊंचाई है
8611 मीटर ऊंची है K2 गॉडविन ऑस्टिन सी लेवल से। हर देश का सी लेवल अलग अलग होता है, समुद्र का तल सबका अलग अलग होता है, और इसका जो सी लेवल है आपके इंडिया का वो निर्धारित किया जाता है कहां से? चेन्नई के तट से। यदि कोई आपकी चीज चेन्नई के तट से ऊंची है तो उसी लेवल से ऊंची है, और इससे नीची है तो उसी लेवल से नीची है। अगर कहता है कि भारत के समुद्र का तल का निर्धारण कहां से किया जाता है तो चेन्नई के तट से, यानी चेन्नई के तट से आपकी ऊंची है लगभग 8611 मीटर ऊंची K2 गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन इसे कहते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन अगर कहता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी लेकिन POK में स्थित, तो सीधा उत्तर देंगे K2 गॉडविन ऑस्टिन। अगर कहता है कि भारत की विवादित सबसे ऊंची चोटी, तो उत्तर देंगे K2 गॉडविन ऑस्टिन। और अगर कहता है आपसे कि भारत की सबसे विवादित सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, भारत की सबसे ऊंची चोटी लेकिन POK में स्थित K2 गॉडविन ऑस्टिन। और अगर कहता है कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी किसे कहते हैं, तो विश्व की दूसरी सबसे नंबर की ऊंची चोटी कहलाती है K2 गॉडविन ऑस्टिन। उसके बाद यदि अगले सवाल की बात करें यहां पे कि जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, इस काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित आपके प्रमुख ग्लेशियर कौन कौन से हैं, तो देखते हैं इसमें कौन कौन से ग्लेशियर हैं। यदि ग्लेशियरों की बात करें यहां पे, तो एक डायग्राम के माध्यम से बता देता हूं, जैसे कि इस तरीके से ये है काराकोरम पर्वत श्रेणी, और इस पर सबसे ऊपर एक आपके ग्लेशियर है इस जगह पर, इसे कहते हैं अपन साल्टोरा ग्लेशियर। क्या कहते हैं प्रिय छात्रों? साल्टोरा ग्लेशियर। इसके नीचे आपके सेकेंड नंबर का एक ग्लेशियर यहां पे और मिलता है, जिसे कहते हैं अपन बाल्टोरा ग्लेशियर। तीसरे नंबर पे हमको यहां पे ग्लेशियर मिलता है जिसे कहते हैं बैफे ग्लेशियर। कौन सा है? बैफे ग्लेशियर। इसके नीचे आपके फिर एक ग्लेशियर यहां पे मिलता है हमको, जिसे कहते हैं हिस्पर ग्लेशियर। कौन सा है प्रिय छात्रों? हिस्पर। और एक ग्लेशियर यहां पे हमको मिलता है जिसे कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर। अगर कहता है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी पर कौन कौन से ग्लेशियर स्थित हैं, तो यहां पे ग्लेशियर एक तो साल्टोरा ग्लेशियर, बाल्टोरा ग्लेशियर, वैफे ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर और सियाचिन ग्लेशियर, सारे जो ग्लेशियर हैं ये कहां पे हैं? उत्तर देंगे काराकोरम पर्वत श्रेणी पर। लेकिन यहां पे स्पेशली यदि हम बात करें यहां सियाचिन के ऊपर, अगर आपसे कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है, तो आपके हिमालय का या भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर कहलाता है कौन? सियाचिन का ग्लेशियर। अगर कहता है सियाचिन की सी लेवल से ऊंचाई कितनी है, तो सी लेवल से जो सियाचिन का ग्लेशियर है इसकी ऊंचाई है लगभग 5700 मीटर ऊंचा है। कौन सा? सियाचिन का ग्लेशियर। अगर कहता है कि सियाचिन के ग्लेशियर की कुल लंबाई कितनी है, कुल कितने किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है, तो अप्रैक्स 72 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है सियाचिन का ग्लेशियर। उसके बाद यदि बात करते हैं कि जो सियाचिन ग्लेशियर है 1984 से पहले सियाचिन जो ग्लेशियर था इस पे जो कब्जा था वो पाकिस्तान का था। किसका था? पाकिस्तान का। लेकिन 1984 में भारत की सेना ने एक ऑपरेशन चलाया पाकिस्तानी सेना को सियाचिन से खदेड़ने के लिए। उस ऑपरेशन का नाम था जिसे कहते हैं ऑपरेशन मेघदूत। कई बार क्वेश्चन आया है सीधा सीधा एग्जाम में कि ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन मेघदूत से संबंध है किसका? सियाचिन के ग्लेशियर का। क्योंकि 1984 में सियाचिन के ग्लेशियर से पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन का ही नाम है ऑपरेशन मेघदूत। वर्तमान में जो सियाचिन है इस पे जो कब्जा है वो भारत की सेना का है। प्रेजेंट में यहां भारत की आपके कब्जा है सियाचिन के ग्लेशियर पर, और सियाचिन जो है वो पूरी तरीके से आपके बर्फ से आच्छादित है, बर्फ से ढका हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि सी लेवल से 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है।
जितना आप सी लेवल से ऊपर जाएंगे उतना टेम्परेचर ऑटोमेटिक आपकी डाउन होता चला जाता है। इस वजह से आपके 5700 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं तो वहां पे पूरा धरातल आपके बर्फ से आच्छादित मिलता है। यहाँ किसी प्रकार की वनस्पति, पेड़ पौधे, घास फूस, फूल पत्ती वाले पौधे, किसी का भी विकास नहीं होता है। ओनली फॉर सिर्फ आपके बर्फ ही बर्फ से हमें आपके ढका मिलता है। कौन? सियाचिन का ग्लेशियर। लेकिन इस सियाचिन के ग्लेशियर से एक नदी भी निकलती है और उस नदी का नाम होता है नुब्रा नदी। बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? नुब्रा नदी। सीधा क्वेश्चन आता है कि नुब्रा नदी का उद्गम कौन से ग्लेशियर से होता है? तो उत्तर देंगे सियाचिन ग्लेशियर से। वट सियाचिन ग्लेशियर कहां पे स्थित है? तो उत्तर देंगे काराकोरम पर्वत श्रेणी पर। और काराकोरम पर्वत श्रेणी कौन से हिमालय के अंतर्गत आती है? तो उत्तर देंगे ट्रांस हिमालय और पार हिमालय के अंतर्गत आती है। कौन सी? आपकी ये काराकोरम पर्वत श्रेणी। लेकिन ये नुब्रा जो नदी है एक घाटी बनाती है प्रिय छात्रों यहां पे, और उस घाटी का नाम होता है, उसे कहते हैं नुब्रा घाटी। क्या नाम होता है? नुब्रा घाटी। आरएस 2016 के मीन्स में आपके पूछा गया था सीधा सा सवाल कि नुब्रा घाटी कहां पर स्थित है। तो याद रखें, नुब्रा जो घाटी है वो आपकी आती है किस पर? आपके लद्दाख श्रेणी पर। किस पे है? लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत आती है। कौन सी? नुब्रा घाटी। बट नुब्रा घाटी का निर्माण कौन करती है? नुब्रा नदी। और नुब्रा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो लिखेंगे सियाचिन के ग्लेशियर से। तथा इसे कहते हैं विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। अगर आपसे कहता है कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल किसे कहते हैं, तो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कहलाता है कौन? उत्तर लिखेंगे सियाचिन का ग्लेशियर। अब तक हमने जो सारी विशेषताएं पढ़ी थी वो आपके ट्रांस हिमालय की पहली समानांतर पर्वत श्रेणी थी जिसका नाम था कौन सी? काराकोरम पर्वत श्रेणी के बारे में। अब सेकंड नंबर पर हम यहां बात करने वाले हैं प्रिय छात्रों आपके लद्दाख श्रेणी के ऊपर। किसके ऊपर? लद्दाख श्रेणी पर। लद्दाख श्रेणी की यदि हम पहले सवाल की बात करें यहां तो देखते हैं लद्दाख श्रेणी पर आपके कौन सा सवाल बनेगा। यहां लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी देखते हैं लद्दाख श्रेणी पर क्या सवाल बनने वाले हैं। पहला सवाल तो यहां पर बनता है कि लद्दाख श्रेणी पर आपकी 3 घाटियां स्थित हैं, जैसे उनके नाम बता रहा हूं मैं आपको। एक तो है यहां पे सेचर घाटी। कौन सी घाटी है प्रिय छात्रों? सेचर घाटी। दूसरी घाटी है यहां पे जिसे कहते हैं पूगा घाटी। कौन सी है? पूगा घाटी। और तीसरे नंबर पे यहां पे जो घाटी है उसका नाम है नुब्रा घाटी। अगर कहता है कि ये तीनों की तीनों जो घाटियां हैं, सेचर घाटी, पूगा घाटी और नुब्रा घाटी, ये तीनों घाटी कौन से आपके श्रेणी पर स्थित है? तो उत्तर लिखेंगे लद्दाख श्रेणी। यहीं पे क्वेश्चन बना देगा आपको सम्मिलित करने के, लिख देगा कश्मीर घाटी या कुल्ला कांगड़ा घाटी। तो 3 तो दे देगा ये कि निम्न में से ऐसी घाटी जो लद्दाख श्रेणी पर स्थित नहीं है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन सेचर घाटी, सेकंड पे पूगा घाटी, तीसरे पर नुब्रा घाटी और एक लिख देगा चौथे नंबर पे कुल्ला कांगड़ा घाटी। तो राइट आंसर होंगे ये तीनों हैं लद्दाख श्रेणी पर। लेकिन जो कुल्ला कांगड़ा घाटी जो है हिमाचल प्रदेश वाली, वो आपके किस पर आती है? लघु हिमालय पर स्थित है, वो आपके इस लद्दाख श्रेणी पर स्थित नहीं है। सवाल नंबर आपके यहां पे दूसरा ये बनता है प्रिय छात्रों कि लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यदि आपसे कहता है कि लद्दाख जो श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी किसे कहते हैं, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कहलाती है राकापोसी। और जो राकापोसी है प्रिय छात्रों, इसकी सी लेवल से ऊंचाई है 7788 मीटर ऊंची है। कौन? राकापोसी। अगर कहता है कि लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? राकापोसी। राकापोसी की सी लेवल से ऊंचाई कितनी है? 7788 मीटर ऊंची है। तथा इसे कहते हैं विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी। विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी। जैसे पुराने जमाने में आपके घर पे चढ़ने की जो आपकी सीढ़ियां होती थी उनका ढाल काफी तेज होता था, अभी तो स्लॉप होता था। आजकल की आपकी सीढ़ियों के आपके रूप बदल गए। अब तो आपके 3 सीढ़ी चढ़ो, बीच में बहुत बड़ा वाला सिड्डा आ जाता है ताकि चढ़ने में आपकी सुविधा होती है, असुविधा नहीं होती है।
पहले आपके बिल्कुल सीधे ढाल वाले होते थे, ऐसे ही वर्ल्ड की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी किसे कहते हैं? राकापोशी को कहते हैं, जो लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। इसकी हाइट कितनी है? 7788 मीटर। उसके बाद आपने एक नदी का नाम सुना होगा जिसका नाम होता है सिंधु नदी। प्रिय छात्रों, एक नदी होती है जिसे कहते हैं सिंधु नदी, और आपने पढ़ा होगा जो सिंधु नदी है इसका जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? इसका होता है गोखुरचु हिमनद से। और ये गोखुरचु जो हिमनद है वो कहां पे है? मानसरोवर झील के निकट, तिब्बत, चीन में। वहां से एक नदी निकलती है जिसे अपन कहते हैं कौन सी? सिंधु नदी। और यदि कहता है कि ये सिंधु जो नदी है ये आपके भारत में जो प्रवेश करती है वो कहां से प्रवेश करती है? तो याद रखेंगे भारत में प्रवेश करती है दमचौक से, और दमचौक कहां पे है? लद्दाख में है। कहां पे है? दमचौक, लद्दाख में। उसके बाद ये आपके इन दो श्रेणियों के मध्य से बहती बहती, और यहां पे स्थान है चिल्लास, चिल्लास नामक स्थान से ये नदी आपके भारत से क्या निकल जाती है? बाहर। तो 3 क्वेश्चन याद रखने। एक तो सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? तो उत्तर याद रखेंगे गोखुरचु हिमनद, तिब्बत, चीन से। भारत में प्रवेश कहां से करती है? दमचौक, लद्दाख से। और ये भारत से बाहर कहां से निकलती है? चिल्लास नामक स्थान से बाहर निकलती है। लेकिन सवाल आपसे पूछता है कि सिंधु नदी कौन कौन सी श्रेणियों के मध्य से होकर प्रवाहित होती है? तो देखो, आप सीधा सा देख पा रहे होंगे कि आपके ये वाली जो श्रेणी है इसका नाम तो है कौन सी है? तो बताइए आपकी कौन सी श्रेणी है इसका नाम? तो इसका आपके जो नाम आपको दिख रहा है प्रिय छात्रों, वो आपको दिख रहा है कौन सी श्रेणी दिख रही है आपको? कौन सी श्रेणी दिख रही है? तो यहां पे तो आपको दिख रही है लद्दाख श्रेणी, और यहां दिख रही है कौन सी? जास्कर श्रेणी। इन दोनों श्रेणियों के मध्य से होकर के बहती है कौन सी? सिंधु नदी। लेकिन आपकी जो लद्दाख की राजधानी है उसका नाम है प्रिय छात्रों कौन सा? लेह। कौन है? लेह। अगर कहता है कि जो लद्दाख की राजधानी है, और लद्दाख की जो राजधानी है वो कहलाती कौन सी? लेह। और अगर कहता है कि लेह कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, तो उत्तर लिखेंगे सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है कौन सा? लेह, जिसे कहते हैं भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान। अगर आपसे कहता है प्रिय छात्रों कि भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कहलाता है लेह। और लेह में अप्रॉक्स आपके जो बारिश होती है प्रतिवर्ष वो आपके 10 सेंटीमीटर के समथिंग यहां पे क्या होती है? बारिश होती है प्रतिवर्ष। कहां पर? लेह में। अगला सवाल यहां पर यह बनता है कि जो हमारा देश है इसमें लगभग आपके क्या है? 4 टाइप का आपके क्या मिलता है? कोयला मिलता है। लेकिन सबसे बढ़िया किस्म का जो कोयला होता है वो कहलाता है एंथ्रासाइट। और एंथ्रासाइट कोयले के लगभग 100% में से 95% जो आपके भंडार मिलते हैं वो कहां पे मिलते हैं? लद्दाख श्रेणी में मिलते हैं। अगर कहता है कि भारत का या विश्व का सबसे बढ़िया किस्म का आपके कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयले के सबसे ज्यादा भंडार कहां पे पाए जाते हैं? लद्दाख श्रेणी के अंदर पाए जाते हैं सबसे ज्यादा भंडार। उसके बाद अगर आपसे कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार किसे कहते हैं? अब भारत का सबसे ऊंचा जो पठार कहलाता है वो कहलाता है लद्दाख का पठार। अगर आपसे कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन है? लद्दाख का पठार है। लद्दाख के पठार को हम कहते हैं मिनी तिब्बत का पठार। सीधा क्वेश्चन आएगा प्रिय छात्रों कि मिनी तिब्बत का पठार किसे कहते हैं? तो मिनी तिब्बत का जो पठार कहलाता है वो कहलाता है कौन सा? लद्दाख का पठार। और लद्दाख का पठार कौन सी श्रेणी पर स्थित है? तो उत्तर लिखेंगे लद्दाख श्रेणी पर। तथा जो लद्दाख श्रेणी है, कौन सी श्रेणी है? लद्दाख जो श्रेणी है वो आपके ये लद्दाख का पठार लद्दाख श्रेणी पर स्थित है, जिसे मिनी तिब्बत का क्या कहते हैं? पठार के नाम से जाना जाता है। ये थी आपकी किसकी विशेषता? लद्दाख श्रेणी की। तीसरे नंबर पर आपकी यदि विशेषताओं की बात करते हैं अपन, तो तीसरे नंबर पर आपकी श्रेणी आती है जिसका नाम होता है कौन सी? तो उसका नाम है यहां पे देखो कौन सी श्रेणी आती है,
और उस श्रेणी का यहां पे नाम आपको बताना है जास्कर श्रेणी। कौन सी श्रेणी बतानी है प्रिय छात्र? जास्कर श्रेणी। और जास्कर श्रेणी के पहले सवाल की बात करें कि इसका पहला सवाल क्या बनेगा? अगर कहता है कि भारत का सबसे ठंडा स्थान, जिसे विश्व का सबसे ठंडा स्थान कहलाता है वर्खोन्यास रूस, ऐसे अगर आपसे कहता है कि भारत का जो सबसे ठंडा स्थान है उसका नाम है द्रास। क्या है प्रिय छात्रों? द्रास। तथा ये द्रास आपके जो है ये कहां पे है? जम्मू कश्मीर में आता है। तथा ये कौन सी श्रेणी पे स्थित है? तो जास्कर श्रेणी पे है द्रास, जिसे भारत का सबसे ठंडा स्थान कहते हैं। तथा आपके दो झील हैं, एक तो है यहां पे शेषनाग झील। कौन सी झील है? शेषनाग। और दूसरी एक झील है जिसे कहते हैं कौन सी? बैरीनाग। ये शेषनाग झील और बैरीनाग नाम की जो झीलें हैं, ये दोनों की दोनों झील कौन सी श्रेणी पर स्थित हैं? तो आपको बताना है प्रिय छात्रों, ये दोनों जो झील आती हैं वो आती हैं किस पर? जास्कर श्रेणी पर स्थित है। एक तो शेषनाग झील और सेकंड नंबर पर कौन सी? बैरीनाग झील। तथा इसी आपकी शेषनाग झील से एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं कौन सी? झेलम नदी। यदि आपसे कहता है प्रिय छात्रों कि झेलम जो नदी है इसका उद्गम कहां से होता है, तो उत्तर लिखेंगे शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर से निकलती है कौन? झेलम नदी। तथा झेलम नदी का एक उपनाम होता है, इसे ही कहते हैं बेतिस्ता नदी। क्या बोलते हैं प्रिय छात्रों? बेतिस्ता नदी के नाम से फेमस है कौन सी? झेलम नदी। तथा ये झेलम जो नदी है इसके किनारे पर बसा हुआ है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की कैपिटल है, जिसे बोलते हैं कौन सी? श्रीनगर। अगर आपसे कहता है कि जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, उत्तर लिखेंगे प्रिय छात्र झेलम नदी के किनारे पर। झेलम का उद्गम कहां से होता है? शेषनाग झील से। शेषनाग झील कौन सी श्रेणी पर स्थित है? उत्तर लिखेंगे जास्कर श्रेणी पर। अगर कहता है कि ये जो श्रीनगर शहर है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा। अगर आपसे कहता है कि श्रीनगर शहर किसके द्वारा बसाया गया था, तो मौर्य सम्राट हुए थे कौन से? अशोक। इस मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बसाया गया था कौन सा? श्रीनगर शहर। किसने बसाया था? मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा स्थापना की गई थी, या मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बसाया गया था कौन सा शहर, जिसे कहते हैं कौन सा? श्रीनगर शहर। तथा जब ये नदी थोड़ा सा आगे बहती है, और नदी जब आगे बहती है तो आगे बहने के बाद यह एक झील का निर्माण करती है, और उस झील का नाम होता है कौन सी? बूलर झील। अब बूलर झील आपकी कहां पे है, तो उत्तर लिखेंगे ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आती है। किसमें आती है? जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। लेकिन ये जो बूलर झील है इसमें जाकर के कौन सी नदी गिरती है, या इस झील का निर्माण कौन सी नदी ने किया है, तो उत्तर लिखेंगे झेलम नदी ने। इसे कहते हैं भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील। और यदि कहता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक जो झील कहलाती है वो कौन कहलाती है? बूलर झील। तथा ये बूलर झील आपके किसका उदाहरण है, तो याद रखेंगे ये गोखुर झील का उदाहरण। कौन सी? गोखुर झील। एक झील होती है गोखुर, ये गोखुर झील का उदाहरण है कौन सी? बूलर झील। इसे कहते हैं भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील। तथा इसका निर्माण आपके कौन सी नदी करती है? झेलम नदी के द्वारा किया जाता है। लेकिन ये आपकी अगर कहता है कि जो बूलर झील है यह मंगला से लेकर के मुजफ्फराबाद तक, कहां तक प्रिय छात्रों? मंगला से लेकर के मुजफ्फराबाद तक ये नदी कैसी हो जाती है, तो नौका गम्य हो जाती है। एक स्थान है मंगला और दूसरा स्थान है कौन सा? मुजफ्फराबाद। ये मंगला से लेकर के मुजफ्फराबाद के मध्य में नदी कैसी हो जाती है? नौका गम्य, जिसमें आसानी से नाव चलाई जा सकती है। अंत में ये नदी आपके बारामूला से लेकर के अनंतनाग तक भारत की और पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है रेड क्लिफ रेखा, उस रेड क्लिफ रेखा पर बहती है, और बहने के बाद ये पाकिस्तान में जाकर के नदी चिनाब में जाकर के मिल जाती है कौन सी? झेलम
नदी, और झेलम जो नदी है इसका जो उद्गम होता है वो शेषनाग झील से होता है, और ये कौन सी श्रेणी पे है तो उसका नाम होता है जास्कर श्रेणी। इस प्रकार मैंने हमने सबसे पहले शुरुआत की थी ट्रांस हिमालय, उपनाम बताया इसका पार हिमालय, औसत ऊंचाई बताई थी 4500 मीटर से 5500 मीटर के बीच में, तथा इसका निर्माण 3 समानांतर पर्वत श्रेणियों से हुआ था। सबसे ऊपर थी काराकोरम पर्वत श्रेणी, इसके नीचे थी लद्दाख श्रेणी, तीसरे नंबर पे थी जास्कर श्रेणी। ये तीनों श्रेणी मिलकर के हिमालय का निर्माण करती हैं जिसका नाम था ट्रांस हिमालय। तथा याद रखें ट्रांस हिमालय सबसे प्राचीनतम हिमालय कहलाता है, क्योंकि सबसे पहले जो निर्माण हुआ था वो ट्रांस हिमालय का ही हुआ था। बृहद हिमालय से पहले ही बन चुका था कौन सा, आपके ट्रांस हिमालय। क्योंकि आपको पता है कि इस जगह पे ये दिखाई दे रहा है आपको बृहद हिमालय। इस एरिया में जब तक आपकी मछलियां तैर रही थी तब तक आपके बन चुका था कौन सा हिमालय, ट्रांस। तो याद रखें सबसे प्राचीनतम जो हिमालय कहलाता है वो कौन सा हिमालय कहलाता है, ट्रांस हिमालय। उसके बाद आपके अगर तीसरे नंबर पे बात करें यहां, तो एक तो हुआ ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के नीचे आपको जो दिख रहा है उसका नाम है कौन सा, तो यहां पे दिखता है बृहद हिमालय। कौन सा हिमालय प्रिय छात्रों, बृहद हिमालय। और बृहद हिमालय की यदि औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई है 6100 मीटर। 6100 मीटर ऊंचा है बृहद हिमालय। इसके उपनाम बता देता हूं, इसे अपन महान हिमालय भी कहते हैं, बर्फीला हिमालय भी कहते हैं, हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, श्वेत हिमालय भी कहते हैं, और आंतरिक हिमालय के नाम से भी फेमस है कौन, उत्तर लिखेंगे बृहद हिमालय। अगला सवाल यहां पे बनता है, जैसे अभी बताया था मैंने सबसे ऊपर था ट्रांस, जैसे अभी बता देता हूं, जैसे ये थी अभी आपकी श्रेणी थी ट्रांस की 3 समानांतर श्रेणी, ये तो हो गया प्रिय छात्रों कौन सा, ट्रांस। इसके नीचे आपके जो दिख रहा है इस हिमालय का नाम है बृहद। सीधा क्वेश्चन आता है कि ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से कौन पृथक करता है, ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से कौन अलग करता है, तो उसका नाम होता है इंडो सांगपो सचर जोन। कौन सा होता है प्रिय छात्रों, इंडो सांगपो सचर जोन। ये दोनों आपके हिमालयों को अलग अलग भागों में बांटने का जो काम करता है उसे कहते हैं इंडो सांगपो सचर जोन। कौन है, इंडो सांगपो सचर जो जोन है वो आपके इस ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से क्या करता है, पृथक करता है। इस बृहद हिमालय के नीचे आपको जो दिख रहा है इस हिमालय का नाम है, इसे बोलते हैं लघु हिमालय। अगर आपसे कहता है कि बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन पृथक करता है तो उसे कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो दूसरा सवाल बना कि बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन पृथक करता है, उत्तर देना है मेन सेंट्रल थ्रस्ट करता है। इस लघु हिमालय के नीचे आपको तीसरे नंबर का जो हिमालय दिखता है उसे कहते हैं कौन सा, शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय है, शिवालिक हिमालय है। अगर कहता है कि लघु हिमालय से शिवालिक हिमालय को कौन अलग करता है तो उसे कहते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्या बोलते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट बोलते हैं उसे, या इसे कहते हैं महान सीमा भ्रंश के नाम से जानते हैं। और ये आपके है कौन सा, शिवालिक। तो शिवालिक हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। और इसके नीचे आपको दिखता है, इसे बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान। लेकिन यदि कहता है कि शिवालिक हिमालय को उत्तर के विशाल मैदान से कौन पृथक करता है, कौन अलग करता है, तो उसे कहते हैं हिमालयन फ्रंट लाइन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, हिमालयन फ्रंट लाइन बोलते हैं उसको। नाम लिख देता हूं, हिमालयन फ्रंट लाइन। हिमालयन फ्रंट लाइन।
तो देखो बैक टू बैक यहां 4 क्वेश्चन बने कि ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से कौन पृथक करता है। इंडो सांगपो सचरजॉन पृथक करता है। बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है। मैन सेंट्रल थ्रस्ट करता है। लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से कौन पृथक करता है। मैन बाउंड्री फॉल्ट महान सीमा भ्रंश करता है। और अगर कहता है कि शिवालिक हिमालय को उत्तर के विशाल मैदान से कौन अलग करता है, तो इस हिमालय को उत्तर के विशाल मैदान से पृथक करने का जो काम करता है उसे कहते हैं हिमालयन फ्रंट लाइन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से। हिमालयन फ्रंट लाइन के नाम से। देखें आज की आपकी जो क्लास थी उसमें आपके बस इतनी ही बात करेंगे, बाकी अगली आपके जो बृहद हिमालय की सारी विशेषताएं लेके आएंगे वो आपके नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। अभी हमने आपकी डिस्कशन किया यहां पे कौन से हिमालय पर, ट्रांस के बारे में। किसके बारे में आपके अध्ययन किया है, ट्रांस के बारे में। कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, बृहद हिमालय के बारे में स्पेशल, कि बृहद हिमालय की कौन कौन सी सबसे ऊंची चोटियां हैं और इसके बृहद हिमालय के कौन कौन से इंपोर्टेंट ग्लेशियर है। जैसे आपने नाम सुना होगा चोराबारी ग्लेशियर, कौन सा, चोराबारी ग्लेशियर, गोसाई धाम ग्लेशियर, जैमू ग्लेशियर, तथा इसके अलावा गंगोत्री हिमनद, यमुनोत्री हिमनद, संतोपथ हिमानी, ये सारे जो ग्लेशियर आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो वो सब आते हैं बृहद हिमालय के अंतर्गत। और सबसे ऊंचा जो हिमालय कहलाता है वो भी कौन सा कहलाता है, उसका नाम होता है कौन सा, बृहद हिमालय, सबसे ऊंचा हिमालय है। बृहद के नीचे आपके तीसरे नंबर पे आता है कौन सा, लघु। और लघु की मैं आपको औसत ऊंचाई बता देता हूं, इसकी अप्रॉक्स 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर के बीच में औसत ऊंचा है, जिसे बोलते हैं कौन सा, लघु हिमालय। और शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई है अप्रॉक्स 900 मीटर से लेकर के 1200 मीटर के बीच में औसत ऊंचा है कौन सा, शिवालिक। देखो ट्रांस की औसत ऊंचाई कितनी है, इसकी है 4500 मीटर से लेकर के 5500 मीटर। बृहद की है कितनी, 6100 मीटर। लघु की है 3700 मीटर से 4500 मीटर। और शिवालिक की औसत ऊंचाई है 900 मीटर से लेकर के 1200 मीटर। इनमें सबसे ऊंचा हिमालय कौन सा है, तो उत्तर लिखेंगे कौन सा हिमालय बताइए, तो उत्तर लिखेंगे कौन सा, ये वाला कौन सा, बृहद। और बृहद की औसत ऊंचाई कितनी है यहां पर, 6100। सेकंड नंबर पे टॉप पे कौन आता है, ट्रांस। थर्ड टॉप पे आता है कौन सा, लघु। और सबसे लास्ट में आपके आता है कौन सा, शिवालिक हिमालय। ठीक है, आज की क्लास में इतनी बात करते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।